क्यों डरते हो कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचते हो कि बुरा होगा। बढ़ते रहो बस मंजिलों की ओर, बढ़ते रहो बस मंजिलों की ओर, अगर कुछ ना मिला तो एक तजुर्बा जरूर होगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दी राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए जो पर्यावरण का टॉपिक चल रहा था हमारा सजीव जगत, तो सजीव जगत से संबंधित हमने सारे के सारे प्रश्न जितने हुए इम्पोर्टेंट आए थे तो सभी को हल कर लिया। उसमें से जो भी कुछ बच रहे हैं तो मैंने इनमें शामिल शामिल कर लिया है। उसके बाद में जो हमारा परिवार है, परिवार जो हमारा अगला जो टॉपिक है उसके सारे प्रश्न मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। ठीक है, तो ये 30 प्रश्न हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं और बहुत इजी भी टॉपिक है। लेकिन क्या होता है, हम इनको बार बार रिवाइज नहीं करते तो भूल जाते हैं, इसलिए इसको जल्दी जल्दी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से जीव मनुष्य के घर में रहते हैं। बताना है कि कौन से जीव हैं जो मनुष्य के घर में रहते हैं। छिपकली, मकड़ी, चूहा की ये सभी रहते हैं मनुष्य के घर में। तो इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है, ये तो सभी देखे होंगे, सभी ने देखे होंगे। छिपकली भी देखी होगी, मकड़ी भी देखी होगी और चूहा भी देखा होगा। तो ये सभी कहाँ रहते हैं, मनुष्य के घर में ही रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उभयचर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उभयचर है, हाथी है, मगरमच्छ है, दरियाई घोड़ा है कि भेल मछली है। तो उभयचर बताना है कौन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मगरमच्छ। मगरमच्छ कैसा होता है, उभयचर होता है। बाकी हाथी, दरियाई घोड़ा ये कोई स्थल में रहता है तो कोई जल में रहता है, लेकिन जो मगरमच्छ है ये उभयचर है। उभयचर बोले तो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह रहता है। बताइए कि कौन सा वो पक्षी है जिसका घोंसला लालटेन की तरह रहता है। कठफोड़ा, दर्जन चिड़िया, कबूतर की बी बर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बी बर्ड। इसका घोंसला कैसा होता है, लालटेन की तरह। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया तो आप अच्छे से याद रखेंगे। मोर अपना घोंसला नहीं बनाता, पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, या फिर सी ऑप्शन है कि अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है या पेड़ के नीची डाली पर बनाता है। अगला है अपना घोंसला जमीन को खोद कर बनाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा कि अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है या फिर पेड़ की किसी नीची डाल पर ही मोर घोंसला बनाता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है। बताना है कि सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाएगा। चील बनाएगा, कौवा बनाएगा, कबूतर बनाएगा कि कलचिड़ी बनाएगी। क्वेश्चन को ठीक से देखें क्योंकि कन्फ्यूजन बनी रहती है कि चील और कौवा में कौन सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5, तो चील ही सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है। ठीक है, ऊंचे पेड़ पर। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऊंची डाल पर लिखा होता कि सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है तो उसमें कौवा आता। लेकिन क्या बोला जा रहा है, सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन बनाता है, तो चील ही बनाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित पक्षियों में से सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है। बताना है कि सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है। चील का होता है, कबूतर का होता है, मोर की बसंत गौरैया। सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है, चील का ही होता है। ये ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, निम्नलिखित में से घर के निर्माण में कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता। अगर हम घर का निर्माण करते हैं तो इनमें से कौन सा कारक है जो हमें प्रभावित नहीं करेगा। भौगोलिक स्थिति, जलवायु, निर्माण कार्य, चीज़ों की उपलब्धता, उपयुक्त सभी। तो ये तो सभी हमें क्या करेंगी, प्रभावित करेंगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी हमें प्रभावित करती हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी के प्रायः घर कहाँ पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी तो मैंने उसको ठीक किया, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाया। लेकिन आप समझने की कोशिश करो, मैं बोल रहा हूँ मिट्टी के घर प्रायः कहाँ पाए जाते हैं। ये घर भी नहीं लिख गया, तो बताना है कि कहाँ पर पाए जाते हैं। गाँव में, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, दोनों जगह है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बताना है कि कहाँ पर पाए जाते हैं। तो
दोनों ही जगह पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट हो जाएगा, दोनों ही जगह घर कैसे पाए जाते हैं। इसको रेड कलर ले लूँ, एक मिनट थोड़ा सा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रायः घर कहाँ, गांव में, और जहाँ गर्मी भी अधिक पड़ती है वहाँ मिट्टी के घर पाए जाते हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बांस और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं। अगर बांस और लकड़ी के घर हैं तो कहाँ पर बनाए जाते हैं, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ बारिश और बर्फ़ पड़ती है, समुद्र के किनारे, या फिर जहाँ गरीब लोग रहते हैं वहाँ बांस और लकड़ी के घर बनते हैं। तो बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ बनाए जाते हैं क्या, लकड़ी और बांस के घर, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि लद्दाख के लोग अपने घर की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं। बताना है कि जो लद्दाख के लोग हैं उनकी निचली मंजिल में वो क्या करते हैं, उसका उपयोग किस लिए करते हैं। क्या सामान रखते हैं, मेहमान आ जाते हैं तो उनको ठहरा देते हैं सामान और जीवों को रखने के लिए, कि सभी के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सामान रखते हैं और जीवों को ठहराते हैं, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। इग्लू होता है, बताइए इग्लू कैसा होता है। इग्लू के बारे में बताना है। गोलाकार होता है, आयताकार होता है, गुंबद आकार होता है, कि किसी भी आकार का चल सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये कैसा होता है, गुंबद आकार का, ठीक है। इग्लू कैसा होता है, गुंबद आकार का। अगला प्रश्न है हमारा कि कश्मीर में पाए जाने वाले नक्काशी रहित बोट को क्या कहते हैं। शिकारा कहते हैं, डोंगा कहते हैं, कि रेवो कहते हैं, कि इग्लू कहते हैं। तो बताइए 12वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आप लोगों को, क्या कहेंगे उसको। तो ऑप्शन नंबर बी, डोंगा कहते हैं। इसको डोंगे भी बोल सकते हैं। जो नक्काशी रहित हाउस बोट होते हैं ना, उनको बोला जाता है डोंगे, ठीक है। चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास को क्या कहते हैं। जो चांगपा जनजाति है ना, तो इसके द्वारा जो अस्थायी निवास है उसको बनाने को, उसको क्या कहते हैं। वो रेबो कहते हैं, कि रेनबो कहते हैं, मैगबो कहते हैं, कि ट्रेनबो कहते हैं। तो सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेबो ही कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्या कहा जाता है, रेबो। चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए गए जो अस्थायी घर को क्या बोला जाता है, रेबो। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। खतबंद क्या है, खतबंद बताना है कि खतबंद क्या कहलाता है, बताइए क्या हो जाएगा। टेंटों का उखाड़ना को खतबंद कहते हैं, लकड़ी की नक्काशी या पत्थर की नक्काशी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो खतबंद बोलते हैं लकड़ी की नक्काशी, ठीक है। आप लोगों ने देखी भी होगी, अगर आपने पुराने दरवाज़ों को देखा होगा ना, तो उस पर जो चित्र बने रहते हैं उसी को बोलते हैं नक्काशी, ठीक है। किसी लोगों को तो अभी उसका भी नहीं पता होगा कि क्या होती है, इसलिए बता दिया। मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लीपा जाता है, इसकी क्या कारण है। ताकि वहाँ चिकनी हो जाए जगह, या वहाँ से खुशबू दे ताकि कीड़े ना आए, क्योंकि गांव में गोबर अधिक मिल जाता है। तो ऐसा है क्या, गांव में अधिक गोबर मिल जाता है इसकी वजह से लीप देते हैं क्या। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताकि कीड़े ना आए, ठीक है। इसलिए मिट्टी के फर्श को गोबर से लीपा जाता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कुत्ता मछली का आवास बताना है कि क्या है। कुत्ता मछली कहाँ पर रहती है, नदी में रहती है, समुद्र में रहती है, झील में रहती है, कि फिर तालाब में रहती है। तो बताइए कुत्ता मछली कहाँ रहती है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर रहती है, समुद्र में रहती है कुत्ता मछली, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कितने प्रकार के परिवार होते हैं। 1 2 3 4, बताइए परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, 2 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। एकल और संयुक्त परिवार। अगले प्रश्न को देखेंगे। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे कहते हैं एकल परिवार, संयुक्त परिवार, व्यापक परिवार, की इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पर सब लोग रहते हैं उसे क्या बोला जाता है, संयुक्त परिवार। जहाँ पर दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, बुआ फूफा सभी लोग रहते हैं उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। और जहाँ बच्चे और माँ बाप और उनके बच्चे, अविवाहित बच्चे रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, एकल परिवार, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे। किसी परिवार को दर्शाया गया है, किसके द्वारा दर्शाते हैं किसी परिवार को। पारिवारिक वृक्ष, पारिवारिक चार्ट के आधार पर, पारिवारिक पाई चार्ट के आधार से, या किसी से भी दर्शा सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा,
परिवार को किससे दर्शाया जाता है? पारिवारिक वृक्ष के समान, ठीक है, वृक्ष से दर्शाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आनुवांशिकता के जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन, अरस्तू, एलेक्जेंडर की मेंडल। तो आनुवांशिकता के जनक कौन है? मेंडल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगर माँ का रक्त समूह ओ है और बाप का रक्त समूह ओ है तो बच्चे का रक्त समूह क्या होगा? अगर माँ और बाप दोनों का एक सा ही रक्त समूह है तो बच्चे का रक्त समूह क्या होगा? ए होगा, बी होगा, ए बी होगा कि ओ होगा? तो 100% क्या होगा? ओ ही होगा। अगर माता का भी है और पिता का है तो क्या होगा? ओ ही होगा, ठीक है। आगे देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है कि जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किया था? ये बताना है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? मूंग पर, चना पर, मटर पर कि मक्का पर? तो बताइए किस पर प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मटर पर इस पर प्रयोग किया था किसने? मेंडल ने, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि अगर माँ का रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह बी है तो बच्चे का रक्त समूह ए बी होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी? बताइए कितने प्रतिशत हो सकती है? 10%, 20%, 50% की 25%? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। होगी तो कितनी? 25%, लेकिन इसमें 25% नहीं है तो कितना है? 20%। तो जो नज़दीक होता है उसको ही लेना पड़ेगा, ठीक है। कितनी परसेंट होगा? 20%, ठीक है। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे। लड़का और लड़की के लिए अलग अलग नियमों से कौन सी भावना पनपती है? अगर बोल दिया जाए कि लड़का लड़की में भेदभाव कर रहे हो तो वो क्या है? ऊंच नीच की भावना है, लैंगिक भेदभावना है कि उपरोक्त दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो लैंगिक भेदभावना ही कहा जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, हमारा जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखेंगे। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? विद्यालय से होता है, परिवार से होता है कि संस्कृति से होता है कि धार्मिक केंद्र से होता है? तो सभी को बताना है कि कहाँ से होता है बच्चे को सामाजिकरण का पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, परिवार। परिवार से ही सभी को, मतलब कोई भी हो तो उसका पहला पाठशाला भी क्या बोली गई है? परिवार ही बोला गया है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एकल परिवार का तात्पर्य क्या है? वर्ष 1950 के बाद जो परिवार बना है वो एकल परिवार है। परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं, या संपूर्ण परिवार जिसमें उनके दादा दादी, माता पिता, अभी बताया था, चाचा चाची वो, और के केवल पति पत्नी रहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने क्या बताया था? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जिसमें उनके माता पिता और अविवाहित बच्चे रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? एकल परिवार, ठीक है। अगले प्रश्न पे देखेंगे। भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु बताना है कि कितनी होती है, ठीक। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? लड़के पहले है तो लड़के की पहले बताना है, ठीक है, और लड़की की बाद में। तो क्या होगा? 21 से 18 होगा कि 18-21 होगा, 18-18 की 16-19? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ए, ठीक है। 21 वर्ष होनी चाहिए लड़के की और 18 वर्ष किसकी होनी चाहिए? लड़के की। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से कौन सा जो कीट है मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में नहीं रहता? मतलब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे लिखा है, आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो मधुमक्खियों की तरह या फिर कॉलोनी में बसकर इकट्ठा नहीं रहता, अलग ही रहता है वो? उसका सही आंसर बताना है। क्या मकड़ी, तुतैया, दीमक, या फिर क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? बताइए। चींटी। बताइए कौन नहीं रहता? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मकड़ी। मकड़ी क्या रहती? अलग रहती। बाकी तो तैया, चींटियाँ, दीमक ये सब साथ में ही रहती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अलग है? बताना है इनमें से कौन अलग है। चील, शेर, छिपकली के गिद्ध? अलग बताना है। तो अलग कौन है इसमें? ऑप्शन नंबर क्या इसका सही आंसर बताना है कि कौन अलग हो जाएगा इनमें? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, गिद्ध। गिद्ध सबसे अलग है, ठीक है, बाकी ये सब एक ही है। गाय के आगे के दांत छोटे क्यों होते हैं? बताइए। ताकि वो भूसा यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, मैं ठीक कर रहा है इसको। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। यहाँ पर लिखा गया है
ये सुरक्षा नहीं तो सुख मतलब क्या बोला है, सुरखना, ठीक है। इसलिए होते हैं आगे के दांत छोटे कि ताकि भूसा को सुरख सकें, या फिर दूसरा है ताकि वह भूसा चबा सकें, या ये भी दोनों, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो इसलिए होते हैं आगे के दांत ताकि भूसा को सुरख सकें, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए मैंने जो 30 प्रश्न आप लोगों को लिए थे, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसे थे और कितने आपका स्कोर कैसा रहा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।